नमस्ते। आज मेरे साथ काफी दिनों बाद प्रोफेसर अरुण कुमार चर्चा में आए हैं और आपसे हरदम कुछ ना कुछ समझने के लिए ही हम आपको से आग्रह करते हैं। बीच में क्या हुआ कि थोड़ा पॉलिटिकल एक्टिविटीज देश में बहुत ज्यादा हो गई थी, हालांकि थी जी। वो सब आर्थिक चीजों से रिलेटेड। अडानी जी की बात हो रही थी, कल पीएमसी के खुलासे हो रहे थे और ये सब कहीं ना कहीं हम इसको पॉलिटिकली ज्यादा बातचीत कर रहे थे कि वह इलेक्शन में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन एंड ऑफ द डे तो ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को, हमारे आर्थिक पक्ष को छू रही है। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक खतरा जो बड़े अर्थशास्त्री हैं वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में रिसेशन अभी आया नहीं है ठीक से, वो उसके आने की संभावना बता रहे हैं। दूसरा, दुनिया की थोड़ी अर्थव्यवस्था की भी दिक्कत है। हमारे यहाँ अडानी जी की वजह से कुछ कुछ दिक्कतें हैं, तो अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक बंद ही हुआ है, इस तरह की ओवरऑल पिक्चर ऑफ इकोनॉमी इन नियर फ्यूचर, स्पेसिफिकली इंडिया के लिए और जनरल सिनेरियो में थोड़ा उसको हम लोग को समझाइए। तो ऐसा है कि हमारे देश में जो इस समय कहा जा रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है, 6% 7% की बढ़त दिखाई जा रही है, वो असल में वास्तविकता नहीं है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा जो असंगठित क्षेत्र है वो तो घटता चला जा रहा है नोटबंदी के बाद से, क्योंकि नोटबंदी का असर हुआ असंगठित क्षेत्र पे, फिर जीएसटी का हुआ, फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का जो गिरावट आई 2018 में उसका असर हुआ, फिर पैंडमिक का असर हुआ। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था बताई जा रही है कि 5% 6% बढ़ रही है, वो एक्चुअली बढ़ नहीं रही है, वो एक्चुअली घट गई है। तो ये भी कहा जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई, हम ब्रिटेन से भी आगे निकल गए। मुझे लगता है वो बात अभी सही नहीं है, क्योंकि हमारे आंकड़े तो सिर्फ संगठित क्षेत्र के आधार पर निकाले जाते हैं। तो संगठित क्षेत्र जो बढ़ रहा है वो असंगठित क्षेत्र के एवज में बढ़ रहा है, मतलब कि असंगठित क्षेत्र गिर रहा है और उसकी डिमांड जो है वो संगठित क्षेत्र में जा रही है। तो इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे कि आप देखें तो लेदर गुड सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर है ना, सबसे बड़ा उदाहरण तो उसका ट्रेड सेक्टर है कि लोग अब ई कॉमर्स से ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं और जो आपका जो नेबरहुड स्टोर है वहाँ पे डिमांड कम हो गई है। तो अब हमारा अपना ही एग्जाम्पल ले लें कि पैंडेमिक के पहले हम कोई भी चीज़ ई कॉमर्स से नहीं खरीदते थे और अब 90% चीज़ें घर में वो ई कॉमर्स से आ रही हैं। तो जो हमारे बगल में जो स्टोर है जहाँ हम जाते थे वहाँ पे जाना काफ़ी कम हो गया है। तो ये इससे दिख रहा है कि जो ई कॉमर्स है वो 30-40% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है वो गिरावट पे है। तो इसलिए इस तरह से जो डिमांड शिफ्ट हुई है, तो मेरा मानना है कि सरकारी आंकड़े में वो दिखता नहीं है। तो असलियत ये है कि लोगों की परेशानी बढ़ रही है, वहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है, वहाँ पे दाम बढ़ने से उनकी परचेजिंग पावर पे असर है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आंकड़ों में दिखाई नहीं पड़ती हैं। फिर लोग कहते हैं कि नहीं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छा कर रही है, बड़े देशों में 6 और 7% की रफ्तार से बढ़ रही है। तो वो बात हम किस तरह से समझें? उसमें चक्कर ये है कि जो ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी हैं, ये कोई डेटा कलेक्टिंग एजेंसी नहीं है। जो डेटा सरकार देती है उसी के आधार पर अपना विश्लेषण करते हैं। तो अगर सरकार कह रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था 6% 7% पे बढ़ रही है, तो वो भी उसमें आधा प्रतिशत इधर उधर जोड़ तोड़ के वो बता देते हैं कि ये अर्थव्यवस्था भी वही 6.5 6-7% पे बढ़त हो रही है। तो इसलिए हम जो गलती हमारे सरकारी आंकड़ों में है वही गलती हमारे एडीबी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के आंकड़ों में है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि असंगठित क्षेत्र में जो गिरावट है, जिसकी वजह से उनका रेट ऑफ ग्रोथ नेगेटिव हो गया है, तो अगर ये मान के चलें कि वो उसमें गिरावट करीब 10 लाख करोड़ रुपए की है नोटबंदी के बाद से, तो मतलब पिछले 7 साल में 70 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है हमारे असंगठित क्षेत्र को। और जो सरकार उनको देती है, कुछ अनाज दिया, कुछ और गैस दिया, कुछ और चीज़ दिया, तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष होता है। तो समझिए कि 25 लाख करोड़ रुपए मिला और 70-80 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। तो आम जनता को जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में अभी पता नहीं है, क्योंकि वो उनको तो बस ये पता है कि उनकी हालत अच्छी नहीं है, कि वो महंगाई है, बेरोजगारी है वगैरह। पर असली में उनको कितना नुकसान हुआ है वो तो एक तरह से उनको लगता है हाइपोथेटिकल है, कि वो तो उनको दिख नहीं रहा कि इतना उनको नुकसान हो गया।
उनको जो दिखता है कि उनको 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपए का हर साल कुछ मिल गया, अनाज मिल गया, ये सब मिल गया, तो वो लाभार्थी हो गए हैं। तो लाभार्थी जो है उसको ये समझाना जरूरी है कि भाई जितना आपको फायदा हुआ है उससे तो 3-4 गुना ज्यादा आपको नुकसान हुआ है पिछले 7 साल में। तो ये तो पॉलिटिकल मसला है, ये तो जब पॉलिटिकल पार्टीज उनको समझाएंगी तभी उनको समझ में आएगा, क्योंकि जो हम लोग बोलते हैं वो तो बात वहां तक पहुंचती नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज अगर इसको समझ के कैंपेन करें कि देखो ये तो पॉलिसी इंड्यूस क्राइसिस है, मतलब पॉलिसी की वजह से आपको नुकसान हुआ, डिमोनेटाइजेशन से, फिर जीएसटी से, फिर जो बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं उनके उसमें हुआ, फिर जिस तरह से लॉकडाउन में जो नुकसान हुआ उनका, तो ये सब पॉलिसी की वजह से है। तो पॉलिसी गलत हमने जो इस्तेमाल की अपने देश में, उसकी वजह से जो असंगठित क्षेत्र है उसको इतना नुकसान हुआ। अब सवाल उठता है कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था इस समय 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, जो सरकार एक दावा करती है। तो मुझे लगता है क्योंकि ब्रिटेन में भी ब्रेक्सिट के बाद वहाँ पे भी परेशानी का दौर रहा, पर लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा गिरावट हुई। तो इसलिए मेरा मानना है कि हम 5वें स्थान पे अभी नहीं पहुँचे हैं, हम पहले 6ठे पे थे, तो क्योंकि गिरावट रही है तो हो सकता है कि हम 7वें पे पहुँच गए हैं, 5वें पे नहीं पहुँचे हैं। तो ये जो सरकार का दावा है वो सही नहीं है और लोगों की परेशानी वो बढ़ती चली जा रही है। अब बात रही रिसेशन की। अब रिसेशन जो है यानी मंदी जो दुनिया के अर्थव्यवस्था में, तो वो इस वजह से हो रही है क्योंकि देखिए दुनिया में यूक्रेन युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स बदल गए हैं। उसमें ट्रेड पे असर हुआ है, उसमें दामों पे असर पड़ा है, उसमें टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र का असर है, उसमें फाइनेंशियल मार्केट्स पे असर पड़ा है। और क्योंकि अमेरिका में दाम बहुत तेज़ हो रहे थे, यूरोप में दाम बहुत तेज़ हो रहे थे, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है कि जो उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ पे डिमांड कम होने लगती है। उनकी कोशिश है कि उनका जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जो फिर जो वहाँ पे स्लो डाउन होता है, और जब स्लो डाउन होता है तो धीरे धीरे वो रिसेशन में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि डिमांड उस तरह की नहीं है। और यूक्रेन युद्ध के बाद तो ये खास जो परेशानी आई कि जब वो दाम वहाँ तेज़ थे तो उससे उनकी डिमांड कम हुई और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से और डिमांड कम होगी। तो कुल मिला के इसका असर ये होगा कि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था रिसेशन की तरफ जाएगी। यूक्रेन युद्ध का पता नहीं वो कब तक खत्म होगा। अगर यूक्रेन युद्ध खत्म हो भी जाता है तो जो एक नई कोल्ड वॉर शुरू हो गई है कि जो एक तरफ चीन और रूस है और दूसरी तरफ वेस्ट यूरोप के देश हैं और अमेरिका है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इनके बीच का जो ट्रेड होता था, इनके बीच में जो फाइनेंस का असर था, वो सारी दुनिया में असर पड़ रहा है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांस है कि वो मंदी आ जाए। तीसरी बात एक और है कि जो ये बैंक हैं, जैसे आपने बताया कि एसबीबी बैंक कोलैप्स कर गया, क्रेडिट स्विस कोलैप्स कर गया, वहाँ पे सिग्नेचर बैंक का कोलैप्स हो गया, और 200-250 बैंक है छोटे और मझौले जिनके ऊपर जो रेगुलेशन जो था वो कम हो गया था। जो फ्रैंक डॉड का जो रेगुलेशन था वो कम था वहाँ पे, वो बड़े बड़े बैंकों के ऊपर तो था पर इन पे नहीं था। तो ये माना जा सकता है कि अगर 2-3 बैंक और गिरावट पे आ जाएं तो फिर वो एक फाइनेंशियल सिस्टम में जो काफ़ी बड़ा उसका असर पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा एसबीबी बैंक में टेक्नोलॉजी कंपनियों का बहुत पैसा लगा हुआ था और उन पे असर हुआ। वो तो आखिरी समय पे सरकार ने कहा कि नहीं, हम जिसका भी डिपॉजिट था एसबीबी बैंक में उसको पैसा दे देंगे, पर जो उनका फेडरल जो डिपॉजिट इंश्योरेंस वाला जो कंपनी है उसके पास तो करीब समझिए कि 150 बिलियन 200 बिलियन डॉलर के आसपास करीब पैसा है। अगर 2-3 और जो बैंक कोलैप्स हो जाते हैं छोटे वाले, क्योंकि वहाँ पे भी रेगुलेशन नहीं था, तो उसका असर ये होगा कि सबको पैसा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो बैंक का कोलैप्स होता है वो एकदम अचानक हो जाता है। जैसे आपने देखा एसबीबी बैंक के केस में, मतलब 10 दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि ये वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स है और 10 दिन में बाद कोलैप्स हो गया उसमें। उसी तरह क्रेडिट स्विस है, जैसे ही एसबीबी बैंक का और सिग्नेचर का हुआ तुरंत क्रेडिट स्विस पे असर पड़ा और क्रेडिट स्विस फिर कोलैप्स करने लगा, तो उसको यूएसबी बैंक ने टेक ओवर किया। तो जो बैंकिंग सिस्टम है इसका मतलब है कि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो फ्रेजाइल है, और आरबीआई ने भी इसको कहा है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें फ्रेजाइल है, उसमें जो गिरावट आ सकती है। तो अगर ये जो हमारी रियल इकोनॉमी में परेशानी है क्योंकि दाम अभी भी काफ़ी तेज़ है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, और अगर फिर ये बैंकिंग सिस्टम का
जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें होता है, तब तो मुझे लगता है कि बिल्कुल हम रिसेशन में आ ही जाएंगे। अभी एक जो चीज़ बेहतर हुई थी वो चीन में जब वो उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया था पूरा, तो ऐसा लगा कि बहुत तेजी से रिसेशन आ जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने प्रेशर आया उनके ऊपर तो उन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था खोल दी, उन्होंने लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म कर दिया। पर उसके बावजूद जो नई कोल्ड वॉर है जिसमें चीन और रूस एक तरफ होंगे और बाकी देश दूसरी तरफ होंगे, उसका असर भी आने वाले समय में पड़ता रहेगा। तो ये फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी जो है और दूसरी तरफ जो ये न्यू कोल्ड वॉर, इन दोनों की वजह से चांसेस ये हैं कि ट्रेड पे असर पड़ेगा और उसका असर हमारे दुनिया में रिसेशन पे होगा और हमारी भी अर्थव्यवस्था पे उसका असर पड़ेगा। जैसे कि हमारे एक्सपोर्ट हैं वो उतना तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। अगर जब ये रिसेशन आया तो हमारा रुपया शायद और भी गिरावट पे आ जाए, डॉलर मजबूत हो जाएगा, रुपया गिरेगा, उससे फिर इन्फ्लेशन हमारे यहाँ तेज जाएगा। तो कुल मिला के स्थिति बहुत ज़्यादा अभी स्टेबल नहीं है हमारे देश में। जी प्रो साहब, मेरा एक दूसरा प्रश्न थोड़ा सा लंबा इसलिए है कि मेरे 2-3 प्रश्न एक साथ जुड़े हैं। जो मेरे पास फिगर 2022 की हैं और जो कहती हैं कि चाइना की मोटे तौर पे 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर की उनकी इकोनॉमी, मतलब उनकी जीडीपी थी, करीब 18, 17.992, मैं उसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ 18 ट्रिलियन, और भारत की 3.5 वो बोल 3.46 वो बोलते हैं, मैं उसको 3.5 ट्रिलियन मान। पहला प्रश्न ये है कि हम कहाँ हैं, हमसे 5 गुना आगे चीन है। हम कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन हो जाएंगे 2030 में या कब तक, तब तक चीन मालूम नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। दूसरा इसी से मेरा रिलेटेड प्रश्न है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड आज भारत का और चीन के बीच में 100 यूएस डॉलर बिलियन डॉलर हमारे अगेंस्ट है, हमें उतना ज्यादा हम उनसे लेते हैं, हम डिपेंडेंट हैं आज उन पे इम्पोर्ट के लिए। तीसरा मेरा, मैं सारे प्रश्न एक साथ इसलिए कर ले रहा हूं कि क्या हमें चाइना को कॉपी करना है, क्योंकि चाइना मूल रूप से मैन्युफैक्चरिंग वाला देश है, हम आज मैन्युफैक्चरिंग से दूर हो गए हैं। और मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि जो जयशंकर जी कह रहे हैं कि वो बड़ी इकोनॉमी, हम छोटी इकोनॉमी, क्या हम वो टर्म यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे अगेंस्ट यूज कहीं ना होने लगे? क्या हमें चाइना के पीछे पीछे ही रहना हमारी वो हो गया है कि इकोनॉमिक, हम आर्थिक रूप से इतने ज्यादा उसके ऊपर हमारा निर्भरता हो गई है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है? देखिए, ऐसा हुआ है कि चीन ने पिछले 30-35 साल में टेक्नोलॉजी पे जबरदस्त ध्यान दिया और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की। तो दुनिया में जो वैश्वीकरण हुआ है उसमें जिसके पास बेहतर टेक्नोलॉजी होगी वो आगे निकल जाएगा और जिसके पास टेक्नोलॉजी कमजोर रहेगी वो पिछड़ जाएगा। तो इसी ने, जैसे आपने देखा जब आरसेप की बात आई तो आरसेप में भारत गया था वहां पे साइन करने और लास्ट मिनट पे भारत ने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि समझ आ गया कि अगर हम आरसेप के हिस्सा रहेंगे तो चीन डोमिनेट करेगा, आरसेप के बाहर रहेंगे तो भी हमारी परेशानी है कि उन्हीं राष्ट्रों से हमें ट्रेड करना है, तो वो हमारे लिए एक डिसएडवांटेज होगा। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी पे उतना ध्यान नहीं दिया। अगर आप देखें तो तरह तरह की, जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना था, पर हमारा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसको हम 1988 से बना रहे हैं वो अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। उसमें G404 का इंजन लगता है, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि G505 का इंजन उसमें लगा दें, है ना। उसी तरह जैसे आपने देखा मेन बैटल टैंक है उसमें लेपर्ड का इंजन लगा हुआ है मेन बैटल टैंक में। तो बहुत, अगर आप देखें तो डिफेंस में जहाँ पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया वहाँ पे भी हम टेक्नोलॉजी में पिछड़ गए। और छोटी छोटी चीज़ों में तो आप देखिए कि चीन कैसे आगे निकल गया कि वो जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उस तक को उसने पछाड़ दिया। तो हमारे जो कल्चरल सिंबल्स हैं, गणेश की मूर्ति है या दिवाली की लाइट है या पिचकारी है और मांझा है, ये सब भी चीन से आ रहा है। वजह यह है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की, उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, उन्होंने उसको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, मार्केटिंग प्रोवाइड की, सब तरह की मदद दी उसने और वो आगे निकल गए। तो इसलिए वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए। तो ये आप देखें पिछले 30 साल में जो खिलौने हैं वो वहाँ से बन के आ रहे हैं। अब जो एप्पल का जो कंप्यूटर है, बाकी मोबाइल फोन्स वगैरह हैं, वो सब भी वहाँ से बन के आते हैं। तो हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, टेक्नोलॉजी कमज़ोर है, इसके चलते हुए हम इंटरनेशनल ट्रेड में आगे नहीं हो पा रहे हैं जितना हमें होना चाहिए था। और इसी ने चीन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट हो रहा है। जैसे आपने सही कहा कि 101 बिलियन डॉलर का इस समय डेफिसिट है, जबकि 2 साल पहले वो 70 बिलियन डॉलर का डेफिसिट था। और हमने बार बार कहा है कि चीन हम पे हमला कर रहा है इसलिए हम उन पे पाबंद लगाएंगे, पर पाबंदी के बावजूद
हम उनसे ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं। उनको जो हम मतलब उन्होंने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी किया कई क्षेत्रों में, जैसे ऑटोमोबाइल एंसिलरी वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, तो अब हम उसको रोक भी रहे हैं। फिर भी रोकते रोकते भी हमारा इम्पोर्ट उससे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि वो चीज़ें सस्ती सप्लाई कर देते हैं। हमारे देश में हम उतना सस्ता नहीं माल प्रोड्यूस कर पा रहे, तो वैश्वीकरण में हम पिछड़ गए हैं। क्योंकि उन्होंने R&D में 3.5% GDP का लगाया, तो पहले तो उनकी अर्थव्यवस्था 5 गुना बढ़ी है, फिर उन्होंने 5 गुना ज़्यादा परसेंटेज GDP का लगा दिया, तो हमसे 25 गुना ज़्यादा वो R&D में खर्च कर रहे हैं, तो इसलिए वो बहुत आगे निकल गए हैं। अब साउथ कोरिया को देख लीजिए, वो 5% GDP का करीब R&D में लगाते हैं, हम 0.7% लगा रहे हैं। और यहाँ पे भी 0.7% जो लगाते भी हैं वो पूरा जेन्युइन R&D में नहीं लगाते, बहुत सारा तो मार्केटिंग में चला जाता है, मार्केटिंग को हम R&D बोल देते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ जो R&D की कमजोरी है उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि चाइना का मॉडल अगर हमको कॉपी करना है, तो हम ऐसा नहीं है कि हम उनका मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएंगे दुनिया का, पर अगर हम सही ढंग से टेक्नोलॉजी अपना डेवलप करते हैं तो हम सब क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, या शुरू में चुन के कुछ क्षेत्रों में डेवलप करें और फिर उसको ज़्यादा और ज़्यादा चीज़ों में बढ़ाएं। तो जैसे आम रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनमें पहले जो टेक्नोलॉजी डेवलप करें और फिर जो डिफेंस है उस क्षेत्र में करें। नहीं तो अभी आप देख रहे हैं कि हम फंस गए हैं। हमारा जो हिस्टोरिकली 60% जो हमारा इंपोर्ट है डिफेंस चीज़ों का, वो रशिया से था, और अब इधर 15 साल से अब हम अमेरिका से और फ्रांस वगैरह से ले रहे हैं। तो ना इधर जा पाते हैं ना उधर जा पाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से है। तो हमने अभी जैसे क्लाशनिकॉफ राइफल अमेठी में बनाना शुरू किया है, तो वो तो मतलब हम अपनी राइफल नहीं, वो तो रशियन टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं। तो राइफल तक हमारी ईशापुर राइफल मतलब वो 1970s की है, वो अभी तक चल रही थी। तो टेक्नोलॉजी में जो पिछड़ गए उसकी वजह से हम मतलब ये बहुत बड़ा झटका उसका लगा। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था तो गिरावट पे है पिछले 7 साल से, तो बढ़ नहीं रही है। अगर बढ़ती होती तो उसके साथ साथ हम और ज़्यादा इन्वेस्ट करते। तीसरी बात ये कि R&D डेवलप करने के लिए आपको शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। तो हायर एजुकेशन अगर अच्छा होगा तभी होगा, लेकिन हम तो जो हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तो नष्ट करते चले जा रहे हैं, वहाँ पे अटैक हो रहा है, वहाँ पे कब्जा हो रहा है। तो हायर एजुकेशन भी क्राइसिस में है। तो हायर एजुकेशन का क्राइसिस होगा तो R&D का क्राइसिस होगा, R&D का क्राइसिस होगा तो देश में क्राइसिस होगा। तो हमारी जो नीतियाँ होनी चाहिए उसमें हमें अपना इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इम्प्रूव करना है। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इम्प्रूव करने के लिए जो लड़ाई झगड़े इतने सारे बढ़ रहे हैं देश में, वो लड़ाई झगड़े अगर होते रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इम्प्रूव नहीं करेगा। हालांकि अब हमने PLI वगैरह किया है, जिसमें कुछ 14 क्षेत्रों में हम ज़्यादा इंसेंटिव दे रहे हैं, पर उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा जो इंटरनल मार्केट है वो नहीं बढ़ रहा है, और जो एक्सपोर्ट का है उसके चांसेस कम है इस समय, क्योंकि दुनिया में रिसेशन चल रहा है। तो कुल मिला के जो हमारी स्ट्रैटी है वो एक तरह से कंफ्यूज स्ट्रैटी है। हमको अपने इंटरनल इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए, R&D पे ध्यान देना चाहिए, लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब बदलेंगी तो हो सकता है कि हमारी भी अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छे से तरक्की करने लगे। तो हमारा अपना मॉडल होगा, वो चीन का मॉडल नहीं हो सकता, वो अमेरिका का मॉडल नहीं हो सकता, जर्मनी का मॉडल नहीं हो सकता। तो साहब एक मेरा अंतिम प्रश्न है, और वो प्रश्न फिर से थोड़ा मुश्किल वाला ये है कि अभी मार्च में लोकसभा या राज्यसभा में एक स्टार्ट क्वेश्चन के अगेंस्ट के ये डेटा है, मैंने वहां से उठाए। उसमें 22-23 में वो कह रहा था कि पर कैपिटा इनकम स्टेट वाइज रहा है, तो जो सबसे अच्छे दो, और उसने सारे करीब उसने 2 राज्यों का नहीं दिया था, लक्षद्वीप और दमन दीव का नहीं था, और छोटे राज्यों को हटा दें, दिल्ली चंडीगढ़ और सिक्किम, बहुत छोटे राज्यों को हटा दें, बड़े राज्यों में 1 नंबर पे तेलंगाना, मैं 22-23 की बात कर रहा हूँ, 3,08,000 प्रति व्यक्ति, और उसके बाद कर्नाटका 3,01,000। लेकिन चूंकि बिहार और यूपी का 22-23 का डेटा नहीं है, तो मैंने 21-22 का डेटा जो जो सदन में दिया गया, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तेलंगाना 21-22 में 2,65,000 प्रति व्यक्ति, कर्नाटका 2,64,000 ये आय है प्रति व्यक्ति। बिहार सबसे नीचे है 49,470, करीब 49,000, और यूपी 70,792, आप 71,000 मान लीजिए। मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये जो एक असमानता हम लोग कर रहे हैं, और जो भी प्लानिंग करें, यूपी में तो हम लोग दम भरते हैं कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट और बहुत बढ़िया सरकार और बुलडोजर सरकार, ग्राउंड पे लेकिन ऐसा नहीं है। तो
तो ये कहीं ना कहीं ये एक मुश्किल हम अपनी नहीं बढ़ाते जा रहे हैं कि देश के कुछ हिस्सों में कुछ स्टेट बहुत अच्छा कर रही हैं, कुछ स्टेट जहां से ज्यादा सीटें आती हैं, 80 सीट आती हैं उत्तर प्रदेश से, हम केवल नेतागिरी के चक्कर में और राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम में लगे रहते हैं, बाकी चीजों से हमें मतलब नहीं है। इसको कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जब अच्छा होता है किसी प्रांत में, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है। जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है तो उससे रोज़गार पैदा होता है, उससे लोगों के हाथ में आमदनी बेहतर होती है। तो अभी जो बिहार और उत्तर प्रदेश, इनको पहले बीमारू प्रांत बोला जाता था, है ना? तो ये जो प्रांत हैं, यहाँ पे गवर्नेंस ठीक नहीं रहा है और करप्शन बहुत रहा है। और तीसरी बात ये कि कृषि प्रधान ज़्यादा ये प्रांत हैं। और चौथी बात ये कि यहाँ पे असंगठित क्षेत्र ज़्यादा बड़ा है। तो जब असंगठित क्षेत्र में गिरावट होगी तो यूपी बिहार और पिछड़ जाएंगे। जब इन्वेस्टमेंट कम होगा क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट सही नहीं है, तो भी वो पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। डबल इंजन की सरकार तो तभी कामयाब होगी जब आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। पर अगर आपकी जब सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन सही नहीं होगी, तो फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट एक बड़ा वो फैक्टर होता है जिससे कि कोई प्रांत बेहतर करता है। तो मेरा मानना है कि अभी पिछले सालों में जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटक है, ये हैदराबाद की वजह से आपका तेलंगाना है ना? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी आया है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट आता है तो उसकी वजह से फिर वो तेज़ी पे आ जाती है वो प्रांत। तो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ पॉलिटिकल आप जो कहते रहें कि हम कैंप करेंगे और कैंप में इतने लाख करोड़ का प्रॉमिस आ गया, वो डिलीवर कब होता है? जब डिलीवर होगा तभी वो होगा। तो इसलिए गवर्नेंस है, करप्शन है और जो असंगठित क्षेत्र है उसको बढ़ावा देना, ये सारी बातें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अगर ध्यान में रहेंगी तो ये प्रांत भी अच्छा करने लगेंगे। पर अभी समय लगेगा तो वो कैचअप करेंगे। और जो नहीं, ये हमारे जी जी, मैं एक बीच में प्रश्न इसलिए पूछ ले रहा हूं क्योंकि मेरे मन, उत्तर प्रदेश ने अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थी, जो ऑफिशियल डेटा कहता है कि हमने 33.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश। अब एक तरफ वो ये कह रहा है, अच्छा अगर आप इसको डाउट करिए तो हो सकता है मेरे घर पे बुलडोजर चला दिया जाए, क्योंकि तुमने ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि 33.5 लाख करोड़ नहीं आए। अभी 33.5 लाख करोड़ है, हिंदुस्तान के टोटल बजट का 3/4 केवल इन्वेस्टमेंट आ रहा है हमारे यहाँ। तो ये इसको भी जरा थोड़ा सा एड्रेस, मतलब बता दीजिए, केवल हवा हवाई है? देखिए, इन्वेस्टर समिट हर प्रांत करता है, गुजरात भी करता है, बाकी और भी प्रांत करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि जितना आपने प्रॉमिस किया उतना आ ही जाएगा। ये तो इन्वेस्टर जो होता है वो तो आके बोल देगा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन वो क्लाइमेट देखेगा कि आपकी क्लाइमेट कैसी है वहाँ पे, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, सोशल स्टेबिलिटी है नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं, दंगे वगैरह तो नहीं हो रहे हैं। तो इसकी वजह से होता ये है कि आपके प्रॉमिस तो हो जाते हैं पर वो उतना इन्वेस्टमेंट आता नहीं है। तो जैसे कि आपने कहा वो 33 लाख करोड़ रुपए की अगर बात है भी, तो सवाल उठता है कितने सालों में वो होगा, कब तक होगा? कोई ऐसा नहीं कि वो इसी साल हो जाएगा। इस साल तो हो सकता है बहुत कम हो, और क्योंकि क्लाइमेट अच्छी नहीं है तो वो आए भी नहीं। तो गुजरात में भी ऐसे आप देखिए समिट होती रहती हैं बहुत सालों से, पर इसका मतलब ये नहीं कि गुजरात में उतना इन्वेस्टमेंट आ गया है। तो हमें ये देखना है कि कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है प्राइवेट सेक्टर का और कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है सरकार का। तो सरकार का इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सरकार जब इन्वेस्ट करती है तो उसका असर होता है कि वहां पे डिमांड बढ़ती है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है। तो डबल इंजन सरकार का मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि सरकारी इन्वेस्टमेंट जो सेंटर से है वो हम बढ़ा देंगे। पर सवाल ये उठता है कि वो अगर बढ़ा भी दें और आपकी क्लाइमेट अगर सही नहीं है सोशल और पॉलिटिकल, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फिर भी नहीं आएगा। तो इसलिए सरकार जो करेगी वो करेगी, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है उसको बेहतर बनाना, पॉलिटिकल सोशल इंस्टेबिलिटी को खत्म करना, ये मेरे मानने में बहुत अहम चीज है। जी जी, प्रोफेसर मैं खत्म करने से पहले, कुछ लोग जो, और जिसको सरकार कहती है ये लोग क्रिटिक हैं और इनके इनके सोच में कहीं निगेटिविटी है, उनका कहना यह है कि जो 33,50,000 करोड़ बोला जाता है उसका कारण यह है कि इसका अगर 1% ले लें तो 33,500 करोड़, और अगर 0.1% ले लें तो 3,350 करोड़ है। और जो सरकार में बैठे हुए जो जो भी इसके मतलब जो सरकार के नीति निर्धारित करते हैं, वो कहते हैं भाई इसकी मार्केटिंग में भी तो खर्च होगा, हम सब जगह जाएंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे, लोगों से मंगाएंगे, तो हमें तो 0.1% सिर्फ खर्च होना है।
तो ये तो बड़ा अच्छा है, ये 100 रुपया आना है, 10 पैसा खर्च होना है, तो कोई भी कहेगा हाँ 10 पैसा ले लो, तो वो 10 पैसा 3,350 करोड़ में कन्वर्ट होता है। ये भी अब इसको आप कभी प्रूफ तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन इस तरह की बातें होती हैं सरकार में, शायद ये भी एक कारण है इतनी बड़ी फिगर बनाने का। नहीं, ऐसा है कि जो भी आप करेंगे तो ये तो कोई कॉम्पिटिटिव मसला है। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो इंडिया आए, वो कोरिया जाए, वो थाईलैंड जाए, पहली बात तो ये। फिर भारत में भी वो तेलंगाना जाए या उत्तर प्रदेश जाए या गुजरात जाए, तो इसलिए आपको कंपटीशन में आपको उनको कंसेशन देने पड़ते हैं। तो कंसेशन जो होते हैं उनका भी खर्चा होता है। तो एक तो घूमने फिरने का खर्चा होता है, दूसरा आप कंसेशन देते हैं कि भाई ज़मीन सस्ती मिल जाएगी, आपको टैक्स में कटौती हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो इसलिए खर्चा तो होगा ही होगा, पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसा है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, तभी वो आएगा। आप चाहे कितना मर्जी खर्च कर लें, पर वो आएगा तभी जबकि वो बेहतर क्लाइमेट देंगे आप। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में वो अभी उस तरह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी बहुत दिखती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल इंस्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये सारी चीजें जब बेहतर होंगी तभी वो इन्वेस्टमेंट आएगा। जी जी तो सर, मैंने आज एक प्रश्न जानबूझ के इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो कथा शुरू हो जाती तो कोई और कथा हो नहीं पाती, अडानी कथा, वो कथा किसी और दिन, क्योंकि वो एक ऐसी कथा है कि अगर आप उसको शुरू कर दें तो उसके बिना, लेकिन हिंदुस्तान की कोई भी आर्थिक कहानी आज की तारीख में बिना अडानी जी के रेफरेंस के खत्म नहीं हो सकती है। उससे इंस्टेबिलिटी और बढ़ गई है, उससे इंस्टेबिलिटी भारत की अर्थव्यवस्था में और बढ़ गई है, क्योंकि एक चाइवॉल मॉडल जो सरकार ने अपनाया है कि बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स बना दें, तो वो जब फेल करता है तो उसका मतलब कि सरकार की नीतियां फेल कर रही हैं, और उससे फिर हमारी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट और बिगड़ जाती है। तो ये जो आपने सवाल उठाया इन्वेस्टमेंट का, वो उससे लिंक्ड है जी। और मैं एक लिंक दे दूंगा अपने दर्शकों को, प्रोफेसर साहब का एक बड़ा लेख है उस पे, जिस जो अडानी वाले पूरी सागा पे क्यों ऐसा हुआ और कैसे वो गिरा, वो अगर कोई दर्शक उसको डिटेल में देखना चाहेंगे तो उसको देख लें। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।